नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज बात नए भारत की। आप देख रहे हैं इनसाइट और आज का विषय बिल्कुल आज के भारत की धड़कन से जुड़ा है। नया भारत, युवा भारत। 2026 में एआई की शक्ति से राष्ट्र निर्माण की नई उड़ान। 2026 में एआई सिर्फ टेक ट्रेंड नहीं रह गया, ये नीति, शिक्षा, रोजगार, शासन और इनोवेशन सब में सीधे असर डालने वाली शक्ति बन रहा है। भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के तहत 7 प्रमुख स्तंभों पर काम तेज हुआ है, जैसे कंप्यूट, डेटा सेट्स, इनोवेशन सेंटर्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स, फ्यूचर स्किल्स, स्टार्टअप, फाइनेंसिंग और सेफ ट्रस्टेड एआई। लेकिन असली मुद्दा यह है कि एआई का फायदा हर नागरिक तक कैसे पहुंचे, युवाओं को नौकरी कैसे मिले, किसानों को सलाह कैसे मिले, मरीज को बेहतर इलाज कैसे मिले, बच्चों को बेहतर सीख और साथ में डेटा सुरक्षा का भरोसा और कानून की मजबूती का भी भरोसा कैसे मिले। और इसी पर आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं ऑनलाइन चर्चा करने के लिए। मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी हैं, आप डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर उन्नत पी पंडित, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। स्वागत है आपका संसद टीवी में। और हमारे साथ एक और मेहमान है प्रोफेसर पोन्नुरंगम कुमार गुरु, आप प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस, IIIT हैदराबाद से। तो चलिए सीधे बात करते हैं, एआई से राष्ट्र निर्माण कैसे होगा और कैसे युवा भारत इसकी अगुवाई करेगा। 2026 में एआई से राष्ट्र निर्माण की बात बहुत हो रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगी इसका सबसे सरल मतलब क्या है और आम नागरिक को इसका सबसे पहला फायदा कब और कैसे दिखेगा। एआई से जो भारत निर्माण की बात हो रही है वो हम एआई की पावर को समझ पाए हैं समय से पहले। आज के दिन में ये जो टेक्नोलॉजी है इसने सारी पुरानी तकनीकों को पीछे छोड़ दिया है और ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें इसका इंटरवेंशन नहीं है, चाहे वो एजुकेशन हो, इनोवेशन हो, गवर्नेंस हो, हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हर सेक्टर में एआई का यूज है और ये नए तरह के जॉब रोल्स को डिफाइन कर रहा है आने वाले से। एक इसकी जो पोटेंशियल है अच्छा भी करने की और खराब भी करने की, जी, दोनों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा लगता है कि एआई का प्रयोग जितना ज्यादा बढ़ेगा और बढ़ना ही है। हम लोग देखा पिछले दिनों में जेन एआई, चैट जीपीटी और तरह तरह की चीजों का प्रयोग अब लोग भी करने लगे हैं जी, और उससे लोगों को काम करने में बहुत सारी सुविधा भी हो रही है। तो एआई जहां हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, हमको सहयोग कर रहा है काम करने में, वहां एक दूसरा भी डर है कि अगर इसके जिम्मेदारी से प्रयोग न किया जाए या एथिकल तरीके से प्रयोग न किया जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस भी ये क्रिएट कर सकता है। तो दोनों ही तरफ से इसमें बहुत ही ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी और जिस लोग हैं अभी, जो भी हमारा वर्कफोर्स है या जो यूथ है आने वाले समय में, उसको एआई में ट्रेन होने की जरूरत है जी। इस उपयोग को अधिक से अधिक समझने की आवश्यकता है और अपने को तैयार करने की जरूरत है इसके। तो एआई भविष्य के बहुत सारे रास्ते भारत के लिए खोल सकता है क्योंकि हमारे पास देश का सबसे युवा शक्ति है इस समय और अगर उन्होंने सही तरीके से इस टेक्नोलॉजी का यूज किया तो भारत दुनिया की एक सुपर पावर बन सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट भारत से लॉन्च हो सकते हैं जिससे बहुत ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बूस्ट हो सकती है। तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन उसी समय ये भी महत्वपूर्ण है कि इसको, इस एआई के आने वाले महत्वपूर्ण कदम को और इससे आने वाले चैलेंजेस को टैकल करने
कि हम स्किल डेवलपमेंट करें, अपने युवा को हम तैयार करें कि वो एआई का यूज ही ना कर सकें, एआई का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स भी बना सकें जो कि भारत की इकोनॉमी को और लोगों की समस्याओं को का समाधान दे सके। जी बिल्कुल। प्रोफेसर पंडित, हम जानते हैं कि जो हमारा देश है उसके पास एक सबसे बड़ी शक्ति है, वो है युवाओं की शक्ति। दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश इस वक्त है भारत, जहां पे 60% से ज्यादा युवाओं की तादाद है। ऐसे में एआई की मैं बात करूं और युवाओं की बात करूं, दोनों की ऊर्जा जब जुड़ती है, क्योंकि एआई से हम इनोवेशंस को तेज होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवा कंफ्यूज भी है। तो यहाँ पे एक बारीक लाइन खिंचती है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप युवाओं को या स्टूडेंट्स को जो एआई के इस एरा में जी रहे हैं, उनको बेसिक बातें क्या समझाएंगे? कहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, कैसे सोच समझकर इसको यूज करना है, किस तरीके से इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाना है, लेकिन वो बारीक लाइन जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो हमारे हेल्पर की तरह रहे, हमें कहीं नुकसान ना पहुंचाए, इसका भी ख्याल रखना है। जी। सबसे पहले आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम आयु वाले युवाओं की है। जी तो एक तरह से राष्ट्र निर्माण में एआई युग की शुरुआत ऑलरेडी भारत में हो चुकी है, जी और भारत सरकार के प्रयासों से हर उचित क्षेत्र में जहां जहां भी एआई की उपयोगिता है, वहां एआई को पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। अभी जैसे स्क्रीन पर भी हमने देखा भाषिणी के माध्यम से, तो लैंग्वेज की जो एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन है पूरे भारत में, उसमें एआई कैसे सहयोग दे सकता है, तो इसके लिए जी भारत सरकार के प्रयास हो रहे हैं। युवाओं की रोजगार की एम्प्लॉयबिलिटी 51.25% है, एक जी स्किल इंडिया रिपोर्ट 2024 के रेफरेंस में मैं कह रहा हूं। जी तो मतलब आधे से अधिक युवाओं को बेहतर कौशल की उपयोगिता है। जैसे एक समय में कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के लिए दूरसंचार की क्रांति आई थी, ये वैसे एआई की क्रांति के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। जिस जी तरह से युवाओं के लिए उपयुक्त अपॉर्चुनिटीज हैं, वैसे युवाओं को अपने आप को भी एआई के स्किल सेट से तैयार करना होगा। जी एआई के स्किलिंग कार्यक्रम भी भारत सरकार ने शुरू किए हैं। आज एक ऐसा ही एआई फॉर यूथ कार्यक्रम भारत सरकार ने जो शुरू किया है, 6000 से अधिक स्कूलों में एआई को विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। जी तो जो स्कूली छात्र है, आने साल में एक युवा नेतृत्व भारत के लिए बनने वाला है, वो एआई एजुकेशन ले रहा है। जी 16 लाख ऐसे छात्रों तक एआई की शिक्षा को पहुंचाया जा रहा है। एआई के द्वारा साझेदारी की जाए, एआई को डेटा लैब में यूज किया जाए, युवा एआई मतलब युवा आई जैसे कार्यक्रम जी बहुत बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट ला रहे हैं, और उसको उपयोगिता भी है। हम्म एआई आधारित इंटर्नशिप भी शुरू की गई है, एआई आधारित स्किलिंग इंडिया के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो युवाओं के लिए कुल मिला के बहुत सारी व्यापक अपॉर्चुनिटीज है। जहां अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां उसका समुचित उपयोग सीखना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर शुरू में आए तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि कंप्यूटर युवाओं की जॉब छीन लेंगे, लेकिन कंप्यूटर ने इस तरह से प्रशासनिक और पूरे व्यवस्थापन में अपनी सुनियोजित जगह बनाई है। आज हर व्यक्ति अपने हाथ में प्रैक्टिकली कंप्यूटर लेकर बैठा हुआ है, चाहे वो मोबाइल के रूप में हो, चाहे वो टैबलेट के रूप में हो, चाहे लैपटॉप के रूप में हो, और ऑफिस और घर में डेस्कटॉप के रूप में भी हो सकता है। प्रैक्टिकली डेस्कटॉप और लैपटॉप की आवश्यकता भी धीरे धीरे करके कम हो रही है, क्योंकि मोबाइल और टैबलेट के माध्यम से सारी ऐसी संरचना है कि हर व्यवस्था में उनका उपयोग किया जा सकता है। तो एक तरह से ये एक नई क्रांति जो जिसको लागू होने में 20, 25, 30 साल का समय लगा, लेकिन एआई की क्रांति को लागू होने में बहुत कम समय लगेगा। जी कम्युनिकेशन की एडोप्टेबिलिटी 20 साल में, मोबाइल हैंडसेट में प्रीपेड रिजीम में से आज हम सबसे सस्ता इंटरनेट और सबसे सस्ता कम्युनिकेशन माध्यम भारत में उपलब्ध करा रहे हैं।
उसको 15-20 साल का समय लगा, एआई की क्रांति को 5 साल से भी कम समय लगने वाला है। तो युवाओं के लिए कुल मिला के व्यापक अपॉर्चुनिटीज हैं, और 42% से ज्यादा ऐसे युवाओं हैं जिनको ऐसी स्किलिंग की आवश्यकता है, और ऐसे सभी कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता सक्रिय होनी चाहिए। जी इसके समुचित उपयोग के लिए भी उसको जानना होगा, पहचानना होगा, उसकी कार्यशैली को सीखना होगा, तब जाके किस दिशा में आपको इसका उपयोग करना है। हर सेक्टर में एआई का इंटरवेंशन है, जो त्रिपाठी साहब ने बताया वो। तो हर क्षेत्र में एआई का इंटरवेंशन जब बनने वाला है, तो उसके मुताबिक ऐसी रोजगार के भी अवसर बनने वाले हैं। उस रोजगार के अवसर के लिए उपयुक्त स्किलिंग फ्रेमवर्क में उन युवाओं को आना पड़ेगा। तो ऐसे जो भी ट्रेनिंग और स्किलिंग की अपॉर्चुनिटीज है, जी वो भी आज समय है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि यही समय है, सही समय है, जी एआई के द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए यही समय है, सही समय है। और युवाओं को भी सहभागिता उतनी ही महत्वपूर्ण है, ये मैं यहाँ पर बताना जी चाहता हूँ। बिल्कुल, यही समय है और सही समय है। प्रोफेसर कुमार गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद से हमारे साथ हैं। सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि एआई के साथ जो भरोसा है, रिलायबिलिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। आम भाषा में बताइए कि ट्रस्टेड रिस्पॉन्सिबल एआई क्यों जरूरी है, और अगर भरोसा ना बना तो क्या नुकसान हो सकता है, और इसके लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है? सो त्रिपाठी जी और उन्नत जी ने भी पहले बता दिया था स्किलिंग ऑल दैट। जी हम सब ने व्हाट्सएप, हम सब ने चैट जीपीटी ये सब यूज करा होगा। कोई भी प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं आप, एक प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि इमेज ऑफ अ डॉक्टर, राइट, और इमेज ऑफ अ नर्स। अभी आप प्रॉम्प्ट करके देखेंगे ये सब टूल्स क्या देता है, सम इमेज देता है, सम टेक्स्ट देता है। उन सब की रिस्पॉन्स जो आ रही है वो अभी एज ऑफ टुडे देखेंगे तो थोड़ा सा बायस्ड भी है। आप डॉक्टर पूछेंगे तो मेल की पिक्चर देंगे मोस्ट ऑफ द टूल्स, आप नर्स पूछेंगे तो फीमेल की पिक्चर्स देंगे। तो ये सोसाइटी पे यूज करने वाली टूल्स, जेन एआई टूल्स में ये should I okay या जेने टूल्स में ये सब रेस्पॉन्सेस जो मेल के लिए डॉक्टर, फीमेल के लिए नर्स वगैरह ये टूल्स वगैरह दे रहे हैं, वो सब रेस्पॉन्सिबली सिस्टम, ये टेक्नोलॉजीज भी अच्छे से बिल्ड भी करना चाहिए। अगर ये रेस्पॉन्सेज बायस होती है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? सोचिए कि एक स्टूडेंट जाके एस्ट्रोनॉट के बारे में कुछ लिखने वाले हैं इस टूल्स यूज करके, ये स्टूडेंट्स जाके कोड लिखने वाला है, लेट्स टेक कोड, ये जेन एआई टूल्स यूज करके कोड जनरेट कर, उसमें बायस होती है तो वो स्टूडेंट्स को क्या लगेगा? डॉक्टर्स कभी भी मेल ही होते हैं, नर्स कभी भी फीमेल ही होते हैं। हम जान विदाउट आवर नॉलेज ये स्टूडेंट्स, ये जो भी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा हूं, उन पे हम एक स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको, राइट? परसेप्शंस स्टूडेंट्स का वगैरह चेंज हो रही है। ये एक प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजीज जेन एआई टूल्स में रेस्पॉन्सिबल बिल्ड नहीं करेंगे तो बायसेस एक प्रॉब्लम है। और इंफॉर्मेशन कभी कभी ये सिस्टम्स में वगैरह इंफॉर्मेशन स्टेल भी होती है। अगर आज मिनिस्टर ऑफ समथिंग एक्स ये है, एक महीने के बाद मिनिस्टर बी हो रहा है, तो आप ये सब टेक्नोलॉजीज में जाके ये प्रॉम्प्ट करके इंफॉर्मेशन लेंगे तो पुराना इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। जी, पुराना डेटा कई बार आता है। जी, पुराना डेटा कभी भी आता है, और कभी गलत इंफॉर्मेशन भी आता है। हैलुसिनेशन बोलते हैं इसको, कि पहले वाला मैंने बायस बताया, सेकंड वाला स्टेल बताया, अभी हैलुसिनेशन बताता हूँ। हैलुसिनेशन ये है कि आप जाके इस टूल्स में पूछिए कि टॉप 10 इकोनॉमिक्स रिसर्च पेपर और गिव मी सम स्टैटिस्टिक्स ऑफ सम टॉपिक्स। वो जब स्टैटिस्टिक्स देते हैं, ये सब टूल्स बहुत जरूरी है उन स्टैटिस्टिक्स को वगैरह चेक करने के लिए, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स वगैरह वो जब भी नंबर्स वगैरह दे रहे हैं, ये कहां से दे रहे हैं सोर्स पहले पता नहीं होता।
वो टॉपिक होता है, ग्राउंडिंग बोलते हैं उसको, कहाँ से निकाल रही है इंफॉर्मेशन। बट ये स्टेटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन जो भी दे रहे हैं वो बहुत प्रूव कर चुके हैं कि रिसर्च के थ्रू बहुत प्रूव कर चुके थे कि हैलुसिनेट बहुत करते हैं। हैलुसिनेट क्या है, वो मन में आती है वो बोलना कि 36%, 47% जो भी बोलना। तो ये 3 पॉइंट्स मैं अभी। बट सर यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाहूंगी। कैन वी प्रॉम्प्ट ऑल्सो कि जो सोर्सेज हैं वो क्या है? कई बार हम सोर्सेज मांग सकते हैं AI पे प्रॉम्प्ट डालकर, और सोर्सेज कई बार वो देता भी है। सोर्सेस देते हैं, मगर वो सोर्सेस वगैरह जाके चेक करने के लिए अभी टेस्टिंग, इवैल्यूएशन वो सब भी करना चाहिए। सोर्सेस वगैरह कभी कभी, फॉर एग्जांपल अगेन टेस्ट कर चुके हैं सिस्टम में कि सम प्रॉम्प्ट करके सवाल पूछ रहे हैं, वो दे रही है 10,000 नंबर। वो 10,000 सोर्स में जाके पढ़ेंगे, वो सोर्स में 10,000 की कोई कुछ और लिखा है सेंटेंस। आप मान रहे हैं कि लेट्स टेक युवा अभी कितना परसेंटेज है इंडिया में, वो बोल रहे हैं 61% आंसर, 60% आंसर दे रही है। वो जो डॉक्यूमेंट सोर्स में जाके आप देखेंगे, वो 60% युवा की परसेंटेज नहीं है, 60% कुछ और लिखी है उसी डॉक्यूमेंट। सोर्स तो परफेक्ट है, सोर्स तो ग्राउंडिंग में वो आपको लिंक भी दे रहा है, मगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो 60% रेलेवेंट टू द प्रॉम्प्ट आपने पूछा नहीं है। वो समझ आ रहा है? जी जी Yeah. Okay, I'll जी stop here. So bias, stale information, and hallucination. जी ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए, क्योंकि जो लूप होल्स कई बार जिसे हम कह सकते हैं हो जाते हैं, या डेटा का मिसफीड हो जाता है, उस पर भी बारीकी से नज़र रखने की, जो रिलायबिलिटी है, जो ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन है, उसे हम किस तरीके से इंश्योर करें, इस पर भी ध्यान देना होगा। त्रिपाठी जी, आपसे मेरा प्रश्न थोड़ा सा और अलग है। जैसा कि पंडित सर ने कहा था कि आज के युवाओं को AI में स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, और सरकार ने ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स भी चलाए हुए हैं। आपकी नज़र में ऐसी कौन 3 कोर स्किल्स होंगी जो हर छात्र को, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, सीखनी चाहिए? क्योंकि AI बेस्ड बहुत सारे प्रोफेशनल्स कोर्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशंस में इसकी डिमांड है, यानी कि आने वाले समय में जॉब क्रिएशन का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर ये बनने वाला है। देखिए, AI से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जॉब्स होंगी, तो एक तो AI खुद है, और डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा नौकरियां आने वाले समय में। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आने वाले समय में AI का प्रयोग सेमीकंडक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी हमने देखा है कि जो नई चिप्स आ रही हैं वो AI चिप्स आ रही हैं, और जब AI का ग्रोथ हो रहा है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है GPUs। नए और हाई प्रोसेस के कंप्यूटिंग डिवाइसेस आएंगी आने वाले समय में, और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि वो उसमें AI प्रोसेसर्स हैं बहुत सारे। हम एज कंप्यूटिंग की बात आजकल करने लगे हैं, वहां पे फिर साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जी। अगर आप देखें तो AI, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड सेमीकंडक्टर, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन इसमें होने वाला है। इसके अलावा इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 5.0 में भी बहुत बड़े पैमाने पे जॉब क्रिएशन होगा। हाई एंड पे तो होगा ही, लोअर एंड पे भी बहुत सारी जॉब जो है आएंगी, चाहे वो 10th पास बच्चे हों या 12th हों, ITI हो, डिप्लोमास हों। उनके अलावा नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और एक अच्छी बात यह है कि आज के दिन जो भी करिकुलम है AI के, जो प्रोग्राम्स हैं, जो कोर्सेज हैं, उनमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, और किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इस तरह के कोर्सेज को कर सकते हैं आजकल। इवन नाइलिट में हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लेते हुए पूरे देश में 28 जो है AI डेटा लैब्स बनाई हैं, जो पूरे देश में फैली हुई हैं, जो AI की ट्रेनिंग बच्चों को दे रही हैं। इसके अलावा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है जिसको बोलते हैं NDU.digital, और वहाँ पे AI के फ्री कोर्सेज हैं। AI फॉर ऑल करके प्रोग्राम है जो कि बच्चों के लिए है, जो आके वो AI की बेसिक ट्रेनिंग सीख सकते हैं। तो जी, ये महत्वपूर्ण है कि ये ट्रेनिंग सब तक पहुंच सके, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग का ये प्रयास है, और वो ज़रूरी भी है कि डिजिटल डिवाइड को भरा जा सके, बिकॉज जो ट्रेनिंग्स हैं
जो स्किलिंग है वो देश के हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से वो संभव नहीं है। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और अगर आप भारत सरकार में स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की बात करें, तो बहुत ही बढ़िया इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है अंडर एआई, इंडिया एआई मिशन। आप देखें जैसे एआई कोश, उसमें आपको अगर आप कुछ डेटा देते हैं लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि लोकल लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक बड़ा सेगमेंट है जिसमें काम देश में होगा, और हमारा सबका ये एम्फेसिस भी है कि भारतीय भाषाओं में चीजें हों जी। लेकिन एआई के लिए लोकल लैंग्वेज का डेटा सेट होना आवश्यक है। जैसा अभी हम बात कर रहे थे, तो उस कोर्स में बहुत लोग भाषा दान कर भी रहे हैं। उसमें भी एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट आने का संभावना है। तो मैं मोटा मोटा कहूं तो एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और सेमीकंडक्टर एक ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आने वाले समय में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, और जो एआई का इम्पैक्ट इसमें बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर पंडित, आपसे समझना चाहेंगे कि आज कई बार ये लोग कहते हैं कि जो युवा हैं कि हमारे पास आइडिया है, पर अगर कोई कॉपी कर लेगा। एक नई एआई बेस्ड आइडिया पर काम शुरू करने से पहले अगर हम आपसे समझना चाहें, क्योंकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आईपी कदम क्या होना चाहिए, पेटेंट, कॉपीराइट या कुछ और सतर्कता एक किसी भी शख्स के लिए क्या होनी चाहिए जब वो एआई के साथ काम कर रहा है? देखिए, एआई के आने से पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रीजन में एक नया बदलाव भी महसूस कर रहा है। एआई पूर्णतः उसके लिए जिम्मेदार है या कंट्रीब्यूटर है, ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन निश्चित रूप से पिछले 5 साल में जो पेटेंट के आवेदन हमारे पास आते थे जी, वो 2 गुने हो गए हैं। तो पहले 2021 में 60,000 आवेदन आए थे, तो 2025 दिसंबर में 1,33,000 आवेदन हमारे पास पेटेंट के आए हैं। उसमें 40% आवेदन उन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है जहां ट्रेडिशनल रूप से पहले 15 साल में ग्रोथ पेनिट्रेशन बहुत कम था। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, वहाँ सामान्यतः ग्रोथ था। लेकिन कलेक्टिवली आज हम पूरा देखें तो 40% आवेदन ऐसे हैं जहां एआई कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे रहा है और एज ए पूर्णतः एक अच्छा संसाधन के रूप में उभर कर आ रहा है। जी, तो कहाँ पर नवाचार होना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और वो नवाचार होना चाहिए तो उसके लिए प्रोटोटाइप तैयार करना, और प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद उसको बौद्धिक संपदा के अधिकार के लिए आवेदन में देना, ये एक नया बदलाव जी, हमारे ऑफिस, पेटेंट ऑफिस कार्यालय में हमने देखा हुआ है। साथ ही ऐसे नए नवाचार में स्टार्टअप एस्टेब्लिश करना, ये भी एक नया बदलाव देख रहे हैं। जहां हम कहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम में नहीं थे, वहां से आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम हम बने हैं। जी, और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी एआई के अंदर पूंजीगत निवेश को भी बढ़ावा मिला हुआ। कई ऐसे 2024 में ही एक एआई ड्रिवन स्टार्टअप का एक रिपोर्ट कहीं पढ़ा था को बड़े भारे पैमाने पर एआई ड्रिवन स्टार्टअप ने फंडिंग जुटाई है, और जी, सालाना ये फंडिंग में भी बढ़ोतरी हो रही है। 1-1.5 गुना जितनी बढ़ोतरी होना ये एक बहुत बड़ी बात है कि एआई युवाओं और नेतृत्व की दिशा में, राष्ट्र निर्माण की दिशा में सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये आकलन अभी जो प्रमाणभूत डेटा जो उपलब्ध है उसके आधार पर मिल रहा है। एआई से निश्चित रूप से इनोवेशन में बढ़ावा भी हमें मिला हुआ जी, है, और इस इनोवेशन की बढ़ोतरी जब ये कमर्शियलाइजेशन होगा आने वाले 3 से 5 साल में, एआई के आवेदन में जो हमारे पास इनोवेशन के एप्लीकेशंस आए हैं उसको मंजूरी मिलने के बाद हमें धरातल पर दिखने को मिलेंगे। बिल्कुल तब सर। ये बड़ा एक फिर से इकोनॉमी में एक बड़ा जंप मिलेगा कि एआई और इनोवेशन के माध्यम से इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जो भारत सरकार का लक्ष्य है, टेक्नोलॉजी और नॉलेज एम्बेडेड इकोनॉमी बनना चाहिए, और बिल्कुल, टेक्नोलॉजी नॉलेज एम्बेडेड इकोनॉमी बनने के लिए एआई ड्रिवन इनोवेशन एक बड़ा सीमा चिन्ह कदम
बनने वाला है बिल्कुल। और जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो ये जो कदम है वो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन अपना दिखाएंगे। सर, आपसे अगर मैं समझना चाहूँ कुमार गुरुजी, एआई फॉर पब्लिक गुड्स की अगर बात करें तो आपके हिसाब से 2026 में एआई से 3 सबसे बड़े असर वाले क्षेत्र कौन से होंगे? स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, शासन, पर्यावरण। अगर इनमें से कोई तो क्यों? पहले एजुकेशन शुरू कर लेते हैं। एजुकेशन में बहुत ही इम्पैक्ट आने वाली है एआई, एडटेक यूजिंग एआई, बिकॉज अभी तक क्या होता है, सब डिग्रीज, एक व्यूज है एजुकेशन है डिग्री मिलने के लिए। अभी शिफ्ट हो रही है ये थिंकिंग प्रोसेस स्किल्स के ऊपर। स्किल्स के ऊपर वो भी अभी तक एजुकेशन यहाँ तक होती है कि मैं कॉलेज में जाता हूँ, इस टाइम में पढ़ना है, इस टाइम में मुझे डिग्री मिलेगा। वो सब भी अभी चेंज हो रहा है कि मुझे जब भी चाहिए मुझे पढ़ना है, मुझे जो भी चाहिए मुझे पढ़ना है, व्हेन, वेयर, हाउ, राइट। सो जब भी चाहिए मुझे पढ़ना है, जो भी चाहिए मुझे पढ़ना है, कभी भी पढ़ना है। सो ऑल दैट फिलॉसफीज अभी एजुकेशन टेक में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मुझे डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, स्किल्स लेना। और ये पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है ना एआई की यूज करके। टेक्नोलॉजीज ये जान सकते हैं कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा, उसके हिसाब से मुझे कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके हिसाब से मुझे इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसको देख के कंटेंट मुझे डिलीवर कर सकता है। सो ये सब मिलके आई थिंक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस दो इसमें हो सकता है, इसमें मेरा बायस भी हो सकती है। एक एजुकेशन, दूसरा रिसर्च। एआई में रिसर्च करना एक व्यू है, बट एआई को यूज करके रिसर्च के लिए एज ए टूल इस्तेमाल करना। हाँ, सोचिए अभी मुझे नया प्रॉब्लम्स ढूंढना है। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे किसी टॉपिक में रिसर्च करना है। मैं जाके जेने टूल मैं थोड़ा सा 3-4 पेपर पढ़ लिया, जाके रिसर्च टूल्स में, रिसर्च जेने टूल्स में वगैरह मैं जान सकता हूँ कि क्विकली, आपने टूल्स वगैरह देखा होगा, क्विकली क्वेश्चन आंसर जैसे पूछ के क्या टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट है, क्या लिटरेचर रिव्यू, बहुत सारा एआई यूज करके रिसर्च पाइपलाइन, लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेके प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, पेपर लिखना, सोशल मीडिया में पोस्ट करना, है पूरी पाइपलाइन एआई यूज करके इंपैक्ट हो सकती है। मैं एआई में रिसर्च नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च में एआई को यूज करने के लिए बोल रहा हूँ प्रोसेस। एंड इसमें बहुत सारा एफर्ट्स चल रही है। वन ऑफ द एफर्ट्स दैट वी आर आल्सो इन्वॉल्व, उसकी टूल का प्लेटफॉर्म के नाम है सरल, जो टेक्नोलॉजीज जिन्हें भी बोला था पेटेंट्स। सो पेपर और पेटेंट्स दो रिसर्च की जेनेरिक आउटकम्स है अभी। सो उन पेटेंट और रिसर्च पेपर को लेके आप इनपुट वो ले लीजिए, आउटपुट बहुत सारा फॉर्मेट्स में दिखा सकते हैं। अब पहले भाषणी लैंग्वेजेस की बात हो रही थी। पेपर्स आजकल मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स इंग्लिश में लिखा जाती है, मगर उसको लेके मुझे मणिपुरी में सुनना, 10 पेज पेपर को मुझे कन्नड़ा में सुनना है, 3 मिनट में पेपर क्या है जी। पेपर इनपुट, पेटेंट इनपुट, उसको अलग अलग तरीके के आउटपुट में चेंज कर सकते हैं। 3 मिनट की वीडियो, पॉडकास्ट, लिंक्डइन पोस्ट, ट्विटर थ्रेड, इंस्टा रील्स। बिल्कुल सर, गॉट योर पॉइंट। क्योंकि अब ये समझा जा सकता है कि एआई के जो उड़ान है, खासकर इस साल, क्योंकि बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रहा है, एक निर्णायक साल साबित होगा 2026। एआई की रेस में स्पीड भी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और भारत को ये सुनिश्चित करना है कि 2026 की एआई उड़ान सुरक्षित, न्यायपूर्ण और इंक्लूसिव रहे। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल इस अंक को आप संसद टीवी के तमाम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।